स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ माधुरी कलाल। जी हिंदुस्तान के ई विमर्श डायरेक्ट विद मिनिस्टर्स में अब हमारे साथ जुड़ गए हैं केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। नकवी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपकी सरकार का 1 साल का कार्यकाल भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इस वक्त मुश्किल हालातों से गुजर रहा है। कोरोना का कोप अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच हमें अनलॉक फेज 1 फेज 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ना पड़ रहा है। कैसी तैयारी सरकार की इस वक्त है, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां अभी हालात बेकाबू होते जा रहे हैं? इस आपदा के सामने आत्मसमर्पण इसका समाधान नहीं है, बल्कि इस आपदा पर हम विजय हासिल कर सकें, लोगों की सेहत और सलामती बेहतर तरीके से हो सके, इस आत्मविश्वास के साथ हमें इस आपदा से लड़ना है। और इस काम को जो है वो इस देश के 135 करोड़ लोग बहुत ही संयम के साथ, बहुत अनुशासन के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी से ही, आपको अच्छी तरह याद होगा कि इस पूरे के पूरे कोरोना की जो चुनौतियां थी, उन चुनौतियों को लेकर के तैयारियां भी शुरू की थी। जो लोग विदेशों में उस समय फंसे हुए थे जनवरी में, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको मार्च में जो है वो वैश्विक आपदा घोषित किया है, लेकिन ये जनवरी में ही ये तैयारियां भारत में हो गई थी। जो लोग महामारी नहीं, जनवरी में तैयारियां हमने शुरू कर दी थी, महामारी तो अब मार्च में घोषित हुई है। और जो है वो जो लोग हमारे देश विदेशों में फंसे थे उनको लाना, उनको क्वारंटाइन सेंटर्स जो बनाए गए थे, चाहे फौज के हों चाहे सरकारी अस्पताल हो, वहां पर उनका रखना, और उसके बाद वो ठीक हो गए तो वो गए। उसके अलावा जो है वो तमाम राज्यों को लगभग 16,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पैकेज दिया गया कि वो अपने राज्यों में भी तैयारियां करें। ये सब जनवरी में हो रहा था, जबकि जो कोरोना का जो एक तरह से काल है वो बहुत बाद में, मार्च के बाद इस देश भारत में जो है उसका असर दिखाई पड़ना शुरू हुआ था। लेकिन हमने इस तैयारी की और हमें पूरा यकीन है कि हम इस संकट से उबरेंगे और हमारा मुल्क जो है वो इस संकट पे विजय हासिल करेगा और फिर से एक बार सामान्य सी स्थिति होगी। बिल्कुल सर, अभी सामान्य सी स्थिति की उम्मीद हर कोई लगाकर बैठा है, लेकिन सरकार के सामने चुनौती आर्थिक विकास की दर को मजबूत करना है। सरकार के सामने चुनौती वो मजदूर शक्ति या वो श्रम शक्ति जो इस वक्त एक विश्वास को खो रही है, फिर से अपने गृह राज्यों में लौट चुकी हैं, उस श्रम शक्ति को मजबूत करने का भी है। और दूसरी तरफ विपक्ष लगातार कह रहा है कि आप लॉकडाउन में फेल हो गए, आपकी सरकार जो है वो अच्छे से मजदूरों का, प्रवासी नागरिकों का ख्याल नहीं रख पाई। कैसे देख रहे हैं आप इस स्थिति को? देखिए, पहली बात यह है कि जब जान होगी तभी जहान होगा। यानी जब लोग सुरक्षित होंगे, लोगों की सेहत और सलामती सुरक्षित होगी, तभी जो है वो आपकी अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर सकते हैं। ये अर्थव्यवस्था किसके लिए है? लोगों के लिए है ना, देश के लिए है ना। अब आपका देश ही अगर सुरक्षित नहीं है, देश के लोग ही जो है वो किसी संकट में है, तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारे सरकार की कि लोगों की सेहत और सलामती, लोगों का स्वास्थ्य, लोगों की हेल्थ एंड ये जो है वेलनेस, ये हमारी इम्पोर्टेंट जो है वो प्राथमिकता थी और उसको लेकर के हमने काम किया है। हमारा देश और देश के लोगों में ये शक्ति है कि इसके उभरने के बाद हमारी जो अर्थव्यवस्था है, आपको याद होगा कि जिस वक्त पूरी दुनिया में आर्थिक तंगी और मंदी का दौर चल रहा था, उस वक्त भी हमने जो है वो देश की अर्थव्यवस्था को डगमगाने नहीं दिया, ध्वस्त नहीं होने दिया और मजबूत रही और एक स्टेबल अर्थव्यवस्था रही। फिर से हम एक बार आएंगे जहां तक सवाल है विपक्ष का, तो अभी एक कुछ लोगों की और एक कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस पार्टी की जो एक फेडरल ये जो सामंती फोटो फ्रेम के से बाहर ही नहीं निकल पा रही है। ये सामंती फैमिली फोटो फ्रेम से जब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ये समझ नहीं पाएंगे कि देश की व्यवस्था, देश के सम्मान, देश की समृद्धि, देश की सुरक्षा और देश के सेहत, लोगों की सेहत के लिए क्या हो रहा है। वो हर दिन एक जो है वो कैसे जिसे एक गप्पू पार्टी होती है, किटी पार्टी की तरह जो है वो इस जो है वो हर दिन एक ट्वीट कर देंगे, एक बयान दे देंगे। उन्हें ये मालूम नहीं कि ये राष्ट्रीय जानकारी है नहीं, अंतर्राष्ट्रीय ज़्यादा बोलने लगते हैं। तो इसलिए उन्हें इस वक्त जो है वो समस्या के समाधान का हिस्सा बनना चाहिए, सियासी व्यवधान का हिस्सा नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो है वो समस्या के समाधान का हिस्सा बनने के बजाय सियासी व्यवधान कैसे पैदा करो, कैसे जो है वो कंफ्यूजन पैदा करो, कैसे लोगों को कंफ्यूज करो, इसमें लगे हुए हैं और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है।
बिल्कुल, आपने अभी कुछ दिन पहले कहा कि कुछ पार्टियां खानदान के दायरे में बंधी है, जबकि बीजेपी समावेशी परिवार है। आपके अगर सभी अभी स्थिति अगर नॉर्मल होती तो सब जगह पे यही डिस्कस हो रहा होता कि एक साल का कार्यकाल कितना मजबूत रहा है, लेकिन फिर भी सबका ध्यान कोरोना पे है। इसके बावजूद भी ये डिस्कशन जरूरी है कि आप अपनी सरकार, अपने मंत्रालय की खास अगर मैं उपलब्धियों और प्रदर्शन पे बात करूं तो कैसे आंक रहे हैं इसको? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में देश ने उन्हें जनादेश दिया, तो उनका जो संकल्प था, गांव, गरीब, किसान, कमजोर तबका, खेत खलिहान, और उसी प्राथमिकता के साथ 5 वर्षों तक उन्होंने काम किया और उसका जमीन पर असर और प्रभाव दिखाई पड़ा। उसके बाद जनादेश जो है वो उससे ज्यादा बढ़ करके जनता ने जनादेश 2019 में दिया, और 2019 में भी उनकी प्राथमिकता जो है वो मेरा गांव मेरा देश ही रहा। 2019 में भी प्राथमिकता जो है वो गरीब और कमजोर तबका और पिछड़ा कमजोर तबका रहा, और उसकी आंखों में खुशी और उसकी जिंदगी में खुशहाली लाना रहा। और उस दिशा में तमाम ऐसे प्रयास किए गए, जो प्रयासों का कि प्रभाव और असर जो है वो आज पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि भारत ने इन 6 वर्षों में जो ट्रांसफॉर्म किया है, जो सरकार ने परफॉर्म किया है, उसका प्रभाव जो है वो लोगों की जिंदगियों पे पड़ा है। अगर लोग जो है वो आज देश जो है वो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का नंबर कम हुआ है। आज जो है वो जो खाने पीने की एक सामान्य सी चीज है जिसे फूड सिक्योरिटी कहते हैं, जैसे खाद्य सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से देश सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में इन 5 सालों में पहुंचा है। आज जो है वो कोई भी गरीब कमजोर तबका, इतना बड़ा देश है, 135 करोड़ का देश है, यहाँ पर जो है वो मैं तो मानता हूँ कि भुखमरी की वजह से किसी को भी कभी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन हम ये संतोष के साथ कह सकते हैं कि हमने जो है वो लोगों के घरों में जो है वो लोगों के परिवारों में जो है वो भुखमरी या जो है वो खाद्य पीने के सामानों की दिक्कत नहीं होने दी, किसी तरह की किल्लत और किसी तरह की जिल्लत का माहौल नहीं बना। और साथ ही साथ जो है वो हर चीज, चाहे वो आप खाद देख लिए, खाद जो है वो इसकी ब्लैक होती थी, आज जो है वो ब्लैक खत्म, कालाबाजारी खत्म, गैस एलपीजी। अब प्रधानमंत्री जी ने उस समय कहा, लोगों से अपील की कि जिनके पास जो पैसे वाले हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं, वो जो है वो अपना जो है सब्सिडी छोड़े। करोड़ों लोगों ने सब्सिडी छोड़ी, उसका नतीजा हुआ कि करोड़ों महिलाओं को जो है वो फ्री गैस सिलेंडर दिया गया। और भी तमाम एक लंबी श्रृंखला, आयुष्मान योजना जो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ गारंटी स्कीम है, उससे जो है वो करोड़ों लोगों को लाभ हो रहा है। और ये जो लाभ हो रहा है, चाहे लोगों के घर बन रहे हैं, चाहे गांव में बिजलियां पहुंच रही हैं, चाहे कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के मौके मिल रहे हैं, ये जो है वो समाज के सभी वर्गों को हो रहा है। ये समावेशी विकास है, ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। आप समावेशी विकास की बात करते हैं, विपक्ष कहता है हम कमियों को उजागर कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि क्योंकि आपके पास अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय है इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं, कुछ आपने कहा कि कुछ लोग देश में अल्पसंख्यकों के बीच भय और भ्रम का माहौल पैदा कर रहे हैं, ऐसा क्यों लगता है सर आपको? देखिए, इसलिए लगता है कि अगर आप देखें तो इन 6 वर्षों में जो हमारे विरोधी हैं, राजनीतिक विरोधी, वो ये नहीं कह पाए कि हमने जो है वो शिक्षा में कोई भेदभाव किया, रोजगार में कोई भेदभाव किया, विकास के मामले में कोई भेदभाव किया। वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मकान बनवाए, लोगों को छत दी, तो उन छत देने वालों में जो है वो लगभग 30% से ज्यादा अल्पसंख्यक समाज के थे। गांव में बिजली पहुंचाई तो उसमें भी 38% से ज्यादा ऐसे गांव थे जो अल्पसंख्यक बाहुल थे, जहां पर कि आजादी के बाद से आज तक अंधेरा था, बिजली नहीं पहुंची। उसके अलावा जो है वो तमाम ऐसी, चाहे किसान सम्मान निधि से लेकर के और तमाम योजनाएं हैं जिनका कि लाभ हुआ। अल्पसंख्यक मंत्रालय की बात अगर आप लीजिए तो लगभग 4.25 करोड़ जो है स्कॉलरशिप जो है वो अल्पसंख्यक बच्चियों को दी गई, जिसमें कि लगभग 50-60% लड़कियां हैं, जिसकी वजह से जो ड्रॉप आउट रेट है वो पूरी तरह से खत्म हुआ है। और लगभग 72-73% था, वो आज 30-32% रहा है, और हम इन 4 सालों में उसको हम 0% कर देंगे। उसके अलावा जो है वो जो
कौशल विकास के माध्यम से हमने 10 लाख से ज्यादा लोगों को जो इन 3-4 सालों के अंदर रोजगार से जोड़ दिया है। हुनर हाट के माध्यम से जो देश के दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर, जो हमारी एक बहुत ही शानदार और जानदार विरासत है, उसको मौका मार्केट दिया गया, जिसमें 5 लाख से ज्यादा इन दस्तकारों, शिल्पकारों को रोजगार और रोजगार के मौकों से जोड़ा गया। एक लंबी श्रृंखला है, और वो जो श्रृंखला है वो डेवलपमेंट विद डिग्निटी, एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट, बिना जो है तुष्टीकरण के सशक्तिकरण और सम्मान के साथ जो है वो विकास, इस संकल्प के साथ मोदी जी की सरकार ने काम किया है। और इसलिए आपने इन 6 सालों में देखा होगा, चाहे पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट के बाहर, इन लोगों ने कभी ये नहीं कह पाए कि साहब जो है वो ये सरकार ने कोई भेदभाव किया है, ये सरकार जो है वो किसी तरह का जो है वो किसी भी वर्ग को जो है वो अनदेखा कर रही है। नहीं कहा इन्होंने, क्योंकि कह भी नहीं सकते ये, क्योंकि हमने जो है वो जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, भेदभाव नहीं हुआ, तो विकास का फायदा सबको हुआ। अब इस भेदभाव ना होने का नतीजा है कि जब मोदी जी आए तो 4% सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में जो है वो अल्पसंख्यकों की भागीदारी थी, आज 10% हो गई। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, उन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो है एकदम 3-4 सालों में आज़ादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा जंप है। जिन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे, हॉस्टल नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे, कम्युनिटी सेंटर्स नहीं थे, वो सारे जाल इन 5-6 सालों के अंदर उन क्षेत्रों में हुआ। कॉमन सर्विस सेंटर से लेकर के सद्भावना केंद्र से लेकर सभी, क्योंकि लोगों को कि ये जो ज़रूरत है कि स्कूल है नहीं, कहाँ जाए, तो स्कूल उस इलाके में, उस गांव में, उस कस्बे में, उस शहर में होना चाहिए। और इस दिशा में सरकार ने बहुत बड़े स्तर पे काम किया है, स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हो या और तमाम चीज़ें हो। बिल्कुल, आप लगातार समावेशी विकास की बात कर रहे हैं। आपकी सरकार का जो मूल मंत्रा था वो भी सबका साथ सबका विकास, और अब नई सरकार में सबका विश्वास भी जुड़ा था। अभी फिलहाल आर्थिक विकास को मजबूती देते हुए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान हुआ। आपके अल्पसंख्यक मंत्रालय में इस पैकेज के क्या मायने हैं और कितना विकास अब 4 साल में आपके सामने होना बाकी है? देखिए, पहली बात यह कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, ये पैकेज सभी के लिए है, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबको है। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप देखें कि जब 80,000 लोगों को जो है वो ये जो सुविधाएं दी जा रही हैं, ये जो पैकेज के जो लाभ दिए गए हैं, तो उनमें जो है वो 40 करोड़ लोग ऐसे थे, 41 करोड़ लोग, जिनको कि सीधा इसका जो है वो इस दौरान, इस पैंडेमिक पीरियड में उनको जो है वो उनके खातों में पैसा दिया गया, उसका लाभ उनको हुआ है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जो है वो गेहूं है, चावल है, इन पिछले 3 महीनों से लगातार दिया जा रहा है। उसमें जो है वो कोई समाज देख कर नहीं, नाम पूछ करके नहीं दिया जा रहा है। इसलिए जो है वो इस दौरान सबको उसका फायदा हुआ है। और हमारा मानना है कि हम जब एक बात करते हैं कि ये देश जो है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत, अनेकता में एकता, तो हमारा यही संकल्प होता है कि हर समाज का तबका प्रगति की धारा का हिस्सेदार, भागीदार बने। और हमारा मानना है कि अल्पसंख्यक इस देश की तरक्की के मजबूत हिस्सेदार, भागीदार हैं, और हैं और रहेंगे। और मोदी जी की सरकार में उस बात का विश्वास उनके दिलों में भी और दिमागों में भरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, या आप लोग लगातार लोकल टू ग्लोबल की बात कर रहे हैं। आपके हुनर हाट की थीम भी इस बार लोकल टू ग्लोबल को बनाया है। कैसे ये काम करेगा, किससे इसको ज़्यादा फायदा होगा? और दूसरी चीज़, जैसे स्किल इंडिया की आपने बात की, या कौशल विकास में अगर नए कुछ क्या चरण जोड़े जाएंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा बदलाव का युग आ रहा है, हम थोड़ा डिजिटल हो रहे हैं, तो ऐसे में कुछ और चीज़ें ऐड की जाएंगी पुराने एक्शन प्लान में? देखिए, पहली बात यह है कि लोकल टू ग्लोबल की जब बात हम करते हैं, एक चीज़ हमें समझना चाहिए कि हम जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, तो इसका कतई ही अर्थ नहीं है कि हम सारी चीज़ों को बाइकाट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि हमें अपनी लकीर इतनी आगे और इतनी बड़ी बनानी चाहिए कि दूसरों की लकीर छोटी दिखे। हमें दूसरों की लकीर को छोटा करके जो है वो अपनी लकीर को जो है बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जो स्वदेशी है, हमारे स्वदेशी जो विरासत है, वो स्वदेशी विरासत आज की नहीं है।
हमारे दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, वो तमाम ऐसे लोगों की एक लंबी श्रृंखला है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर आप देखें, कच्छ से लेकर कटक तक देखें, तो हर जगह की एक अलग अलग अपनी पहचान है। कश्मीर में अलग पहचान मिलेगी आपको, जो है केरला में अलग मिलेगी, उत्तर प्रदेश में अलग होगी, बिहार में अलग होगी, और सब जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मात देने वाली हैं। तो हुनर हाट के माध्यम से आज हमने पूरी दुनिया को इस बात का एहसास कराया कि ये मेरे देश की ताकत है, हमारे देश के दस्तकारों शिल्पकारों का ये जो हमारी जानदार और शानदार विरासत है, और उसको बहुत लोगों ने जो है वो सराहा, और उसका नतीजा जो मैंने बताया कि 5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ दिया गया। इस जो 3 महीने का, ये 4 महीने का जो एक गैप हुआ, उसमें तमाम जो दस्तकार हैं नॉर्थ ईस्ट के थे, इधर केरला से, उत्तर प्रदेश से, बिहार के, ये तमाम जगहों के, उनके सबके फोन आ रहे थे कि साहब हमने इस 3 महीनों में इतना सामान बनाया हुआ है। किसी ने बेत का सामान, किसी ने ब्रास का सामान, किसी ने कालीन में, किसी ने कपड़े से कई अलग अलग चीजें। तो वो जो है वो उनका कि साहब हम जो है हमारे पास तो बहुत स्टॉक है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अब जब हुनर हाट शुरू होगा तो लोकल से ग्लोबल उसका जो है वो थीम भी होगा और बड़े स्तर पे होगा, और हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दस्तकार शिल्पकार पूरे देश के उसमें रोजगार के साथ जुड़ सके, और उनकी जो ये हुनर की विरासत है उसको जो है वो ताकत दी जा सके। आपको भारतीय राजनीति का मॉडरेट मुस्लिम फेस कहा जाता है। ऐसे में देश हित में आपकी सरकार ने बड़े फैसले लिए, बड़े मुद्दों पर बात हुई, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, चाहे वो फिर राम मंदिर का फैसला हो, 3 तलाक, CAA, NRC, लेकिन इन सब मुद्दों के बहाने सियासी व्यवधान भी पैदा हुआ, सियासत को बहुत हवा दी गई। आप खुद कितना सहज पाते हैं इन सब मुद्दों पे खुद को? एक मैं शेर से कहूँगा कि ना हम सफ़र न किसी हम नवा से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। न हम सफ़र न किसी हम नवा से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। तो ये जो हमारी जो अपनी समस्याएं हैं, जिस वक्त जो है वो 3 तलाक, अब 3 तलाक जो है उस वक्त ख़त्म हो जाना चाहिए था जिस समय सती प्रथा खत्म हो रही थी, जिस समय बाल विवाह की कुरीतियों को ख़त्म किया जा रहा था, उस समय ये भी एक कुरीति कुप्रथा थी, ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पीछे के मकसद मंशा आपको अच्छी तरह मालूम है कि क्यों नहीं ख़त्म किया गया। दूसरी चीज़ ये कि 370, अभी कौन सा ऐसा देश होगा जो अपने ही देश में कहे कि साहब एक हमारा राज्य ऐसा है जहाँ पे एक अलग से संविधान चलेगा, अलग से निशान चलेगा, अलग से झंडा लगेगा, और पार्लियामेंट जो कानून पास करेगी उसमें लिखेगी एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ये कानून जो है पूरे देश में लागू होगा, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा निर्णय था, और लोग सोच नहीं सकते थे कि 370 खत्म भी हो सकता है, वो खत्म हुआ। उसके अलावा जो है वो नागरिकता कानून है, तो उससे बड़ा, सबसे बड़ा जी 600 साल पुराना राम मंदिर का एक ऐसा मुद्दा था जिसे लोग कहते थे कभी खत्म होगा ही नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, उसके बाद भी उसको लोगों को लग रहा था कि कभी हो ही नहीं सकता इसका समाधान। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सरकार ने उस फैसले को लागू करने के लिए ईमानदार राष्ट्रवादी इच्छा शक्ति दिखाई, और आज राम मंदिर के निर्माण की दिशा में काम भी हो रहा है, और समाज के सभी वर्गों ने उसका स्वागत भी किया और सम्मान भी किया। तो ये एक बड़े ऐसे एक कंट्रोवर्सीज थी, जो कंट्रोवर्सी की देश के जो मूल समस्याएं थी, जो बेसिक इश्यूज थे, जिसे आप कहते हैं कि रोजी है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, इससे पीछे छूट जाते थे, और कभी मंदिर मस्जिद पे लड़ते थे, कभी हम 370 पे लड़ते थे, कभी ये इस पे चलता रहता था। इन सब समस्याओं का समाधान हुआ, और जो वास्तविक मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं, वो इन तमाम मुद्दों के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। सर, इस वक्त कोरोना काल की वजह से चाहे हम लोग मुश्किल दौर में हैं, लेकिन सरकार लगातार ये विश्वास जता रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम हर स्तर पर फिर से खड़े होंगे। एक आत्मविश्वास का दौर आप इसे मानते हैं, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि देश के कई राज्यों में कोरोना के मामलों को बढ़ाने में तबलीगी जमात का बहुत बड़ा हाथ रहा, और यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात में ऐसे कई केसेस सामने आए, लेकिन फिर भी उस पर भी बहुत सियासत हुई। क्या आप मानते हैं इस चीज़ को लेकर? देखिए, पहली बात ये कि जितने भी सभी लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस संकट के समय में
बहुत ही सावधानी और बहुत ही संयम और ईमानदारी के साथ सबको व्यवहार करना चाहिए। कोई भी समाज का हिस्सा अगर इस पे एक कैजुअल अप्रोच अपनाए, कोई समाज का हिस्सा अगर जो है वो इस संकट के समय में जो है उसको एक क्रिमिनल सोच के साथ उसको जो है वो बढ़ावा देने के लिए काम करे, तो वो जो है वो समाज कभी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। जहां तक तबलीगी जमात का मामला है, तबलीगी जमात ने एक पीक समय में एक बहुत बड़ा पाप और बहुत बड़ा अपराध किया और एक कोरोना वॉरियर के तौर से, कोरोना कैरियर के तौर से पूरे देश में घूम घूम करके कोरोना को फैलाने का काम किया। अगर आप अगर देखें तो जिन राज्यों में सबसे ज्यादा संकट है इस वक्त कोरोना का, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, दिल्ली में हो और कुछ एक राज्य है, वो वही राज्य है ज्यादातर जहां पर ये शुरुआती दौर में पूरे घूम घूम करके इन्होंने फैलाया उसको, और वो आज हास्य संकट से जो है वो बहुत ही विकट रूप ले चुका। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको जो है वो जस्टिफाई करते रहे, क्योंकि ये मैं एक बार फिर स्पष्ट करूंगा कि इनका जो गुनाह है ये कोई मुसलमानों का गुनाह नहीं है, ये कोई मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। एक ही छोटा सा चुटकी भर लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये पाप किया और उसकी उनको सजा मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अल्पसंख्यक मामलों के कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब, और उनका साफ साफ कहना है कि ये वक्त आत्मसमर्पण का नहीं है, ये वक्त आत्मविश्वास का है, आपदा को अवसर में बदलने का है और इसी के साथ बढ़ते हुए हम विजय हासिल करेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।